द नाइट एजेंट सीजन 3 का पहला एपिसोड एक फ्लैशबैक से शुरू होता है जब पीटर एक बच्चा था और अपने खिलौनों के साथ खेलता था जबकि उसकी माँ फोन पर अपने डॉक्टर से बात कर रही थी। उसे बुरी खबर मिलती है लेकिन वह अपनी भावनाओं को दबा लेती है। बाद में वह पीटर से कहती है कि हमेशा सही काम करना चाहिए, भले ही वह कठिन हो। अभी हम पीटर के साथ जुआनो लियो डोमिनिकन गणराज्य में वापस हैं। वह पेंटागन से चोरी की गई सैन्य योजनाएं बेचने वाले एक विवाहित जोड़े को पकड़ने के लिए वहां है। वह मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करता है। डोमिनिकन गणराज्य मिशन को पूरा करने के बाद वह वापस अमेरिका जाता है और मोस्ले से मिलता है। राष्ट्रपति हैन और अधिक नाइट एक्शन एजेंट भेज रहे हैं और संस्थान दबाव महसूस कर रहा है। पीटर और मोस्ले चिंतित हैं कि हैन मुसीबत में है और नए नाइट एक्शन एजेंट भेजने का उनका निर्णय ब्रोकर मोनरो से अपने संबंधों को छिपाने का एक प्रयास हो सकता है। पीटर न्यूयॉर्क वापस नहीं जाना चाहता, भले ही 6 महीने में उसके मामले बंद हो जाएं। वह रोज को सुरक्षित रखने के लिए उससे दूर रहना चाहता है। पीटर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है क्योंकि वह घबराया हुआ है और मोनरो के फोन का इंतजार कर रहा है। उसे बुरा लगता है कि हैन कैसे राष्ट्रपति बन गया। वह उसे एक नया केस देने के लिए कहता है। उसे बताता है कि फाइनन वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क के बॉस बेंजामिन वालेस की हाल ही में मृत्यु हो गई है। उन्हें लगता है कि उसके अधीनस्थ कर्मचारी जे बुत्रा ने उसकी हत्या कर दी और फिर गुप्त दस्तावेज लेकर इस्तांबुल भाग गया। एक मिसाइल एक वाणिज्यिक एयरलाइनर प्यूमा 12 को मार गिराती है, जिससे उसमें सवार सभी लोग मर जाते हैं। पीटर जे के पीछे पीछे जाता है और इस्तांबुल तुर्की पहुंच जाता है। घंटों बाद एक रेस्टोरेंट के मालिक और वेटर उसे बताते हैं कि जे कुछ मिनट पहले रेस्टोरेंट में था। वहां वह हैन के बारे में एक न्यूज स्टोरी देखता है कि वह अपनी सहानुभूति भेज रहा है और वह आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। वह जे के पहनावे और उसके आगे कहां जाने की बात सुनकर तुरंत चला जाता है। वह घबराए हुए जे को देखकर खुशकिस्मत होता है और उसका पीछा करता है। वह देखता है कि जे एक रेलवे स्टेशन के लॉकर में एक लिफाफा रख रहा है। पीटर जे को खो देता है क्योंकि लाइन में एक महिला उसका ध्यान भटका देती है। बाद में वह कुछ लोगों को एक ट्रेन के पीछे भागते देखता है। उन्हें लगता है कि जय उसमें चढ़ गया है। पीटर वापस अंदर जाता है और ये देखने के लिए इंतजार करता है कि ट्रेन के लॉकर में जय द्वारा छोड़े गए लिफाफे को कौन ले जाता है। एक महिला थोड़ी देर के लिए आती है और वह उसके साथ एक बार में जाता है। वह उससे बात करता है, उसके साथ फ्लर्ट करता है और उसकी रसीद पर दी गई जानकारी को देखता है। यह उसे उसके होटल के कमरे में ले जाता है जहां उसे बेशिकताश स्टेडियम में होने वाले एक फुटबॉल मैच का टिकट मिलता है। जब वह यह सब कर रहा होता है तब उसे कैथरीन का फोन आता है। वह उससे बात करने के बाद उसे सावधान रहने के लिए कहती है। बार में मौजूद महिला इसाबेल है जो वित्तीय रजिस्टर के लिए एक वित्तीय रिपोर्टर है। कैथरीन और पीटर को यह अजीब लगता है कि जय एक रिपोर्टर को जानकारी दे रहा है जबकि उसे चुप रहना चाहिए। वे सोचते हैं कि क्या उसने सचमुच अपने बॉस को मार डाला है क्योंकि वह हमेशा एक अच्छा नागरिक था जब तक कि उस भयानक रात को जब उसके बॉस को उसके अपार्टमेंट में मृत नहीं पाया गया। जैसा कि योजना बनाई गई थी, पीटर इसाबेल के साथ फुटबॉल मैच देखने जाता है और वहां रेलवे स्टेशन के लोगों को देखता है। इसाबेल के जय से मिलने और जाने पर पीटर अपनी चाल चलता है। वह जे के पास जाता है और उसे अपने पीछे पड़े लोगों से सावधान रहने को कहता है। वह उसे सुरक्षित बाहर निकालने का वादा करता है अगर जे उसे उसके घर पर छोड़े गए मूल गोपनीय कागजात दे दे। पीटर उसे अपनी टोपी देता है और अपना फोन फेंक देता है। दोनों दर्शकों के उत्साह के साथ निकल जाते हैं। दुख की बात है कि बाहर निकलते समय उनकी मुलाकात इसाबेल से होती है। वह पीटर को जानती है और उसे धक्का देकर दूर कर देती है, जिससे जे को भागने का मौका मिल जाता है। जे भाग जाता है लेकिन स्टेडियम के बाहर एक हत्यारा उसे पकड़ लेता है। हत्यारा उसे कार में ले जाता है और रेडियो पर बाकी लोगों को बुलाता है। पीटर पहले वहां पहुंचता है और उसकी पिटाई करता है। फिर वह कार में बैठ जाता है और वे तेजी से भाग जाते हैं। बाकी हत्यारे मोटरसाइकिल पर उसका पीछा करते हैं। गोलियों की बौछार होती है और कार मोटरसाइकिल का पीछा शुरू हो जाता है। हालांकि इसमें काफी समय और चतुराई लगती है, लेकिन आखिरकार क्रू हत्यारों से बच निकलता है। बाद में पीटर रात में कार्रवाई के लिए कहता है और उन्हें निकालने का अनुरोध करता है। दुख की बात है कि संस्थान में कर्मचारियों की कमी के कारण उन्हें अगली सुबह तक इंतजार करना पड़ता है। पीटर रात के लिए एक कमरा बुक करने का फैसला करता है। जय ने पीटर को आश्वस्त किया कि उसका इरादा उसके बॉस को मारने का नहीं था। जब वे वहां पहुंचे तो ऐसा लगा कि जय ने अमेरिकी व्यवसायों से विदेशी वॉलेट में बड़े क्रिप्टो ट्रांसफर के बारे में कई संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट को उजागर किया था। उसने वॉलेस को इसके बारे में बताया और वॉलेस ने उसे छोड़ देने को कहा। कुछ दिनों बाद वॉलेस जय के घर आया और उससे कागजात के बारे में सवाल पूछने लगा। वॉलेस ने अपनी बंदूक निकाली और कहा कि उसे खेद है, ये कहते हुए कि किसी ने उसे जय को गोली मारने के लिए कहा था। लड़ाई हुई और बंदूक चल गई। जय घबराकर देश से भाग गया, अपने साथ गोपनीय कागजात की छिपी हुई प्रतियां भी ले गया क्योंकि वॉलेस ने बाकी सब कुछ जला दिया था। जय ने यह भी कहा कि उसके चचेरे भाई ने उसे इस्तांबुल में बसने में मदद की और पीटर से उसे फोन करके बताने के लिए कहा कि वह मुसीबत में है। पीटर ने उससे कहा कि वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि वे कहाँ हैं। उसने कहा कि वह अपनी टीम से किसी को जय के चचेरे भाई से संपर्क करने के लिए कह सकता है। पीटर ने कहा कि जब तक उन्हें गुप्त कागजात की प्रतियां नहीं मिल जाती तब तक उन्हें चुप रहना चाहिए। जय ने पहले कहा था कि वह अपनी शरण से भाग गया था। तभी जय इसाबेल को बताता है कि उसके पास केवल एक ही कॉपी है जो उसने उसे दी थी। वे आखिरकार घर जाते हैं और पीटर कैथरीन को फोन करके बताता है कि जय और इसाबेल के पास कागजात हैं। कैथरीन जय को संदेह का लाभ देने के लिए सहमत हो जाती है क्योंकि वे उसकी कहानी का समर्थन करने वाले सबूत की तलाश में हैं। जय इस मौके का फायदा उठाकर अपने चचेरे भाई को लैंडलाइन पर कॉल करता है। जय स्वीकार करता है कि उसे डर है कि उसकी कहानी का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं हो सकता है। जैसे जैसे समय बीतता है
पीटर उसे बताता है कि वह वहां था और वे उसकी मदद करने का तरीका निकाल लेंगे। हत्यारे अचानक उनके घर आ जाते हैं। जय ने अपने चचेरे भाई को जय के फोन का पालन करते हुए उन्हें पाया। पीटर और जय भाग जाते हैं और एक खाली इमारत में छिप जाते हैं। पीटर हत्यारों को पीटने और मारने के बाद जय को उस पर विश्वास करने के लिए मना लेता है। जय अंततः पीटर के साथ रहने और अमेरिका वापस जाने का फैसला करता है। अगली सुबह पीटर और जय को लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर आता है। विमान में चढ़ने से पहले जे सभी को बताता है कि कुछ वर्गीकृत दस्तावेजों से पता चलता है कि प्राइमा 12 आतंकवादी घटना अचानक नहीं हुई थी और कुछ अमेरिकी व्यवसायों ने इसके लिए भुगतान किया हो सकता है। वह सोचता है कि राजनीतिक या आर्थिक कारणों से आतंकी कृत्य को आगे बढ़ने दिया गया। उसी समय मोनरो पीटर को उसके बना फोन पर कॉल करता है। यह अजीब है, लेकिन मोनरो चाहता है कि पीटर जे को उसके पास ले आए। एपिसोड 2 की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है जहां माइक इसाबेल से टिपलाइन की जानकारी की समीक्षा करने को कहता है, जिससे उसे प्राइमा आतंकवादी हमले से जुड़ी संदिग्ध वित्तीय रिपोर्ट के बारे में जे से एक टिप मिलती है, जिससे वह माइक को सतर्क करती है और बाद में जे से मिलने इस्तांबुल जाती है। इस बीच जे और पीटर अमेरिका लौटते हैं और कैटरीना और मोस्ले से मिलते हैं। पीटर का मानना है कि मोनरो एलएफएस आतंकवादी समूह को वित्तपोषित कर रहा है और जे को खत्म करना चाहता है, जिसके कारण मोनरो जे की सुरक्षा से जुड़े एक पारस्परिक लाभ के सौदे की पेशकश करता है। इसाबेल अमेरिका में माइक से मिलती है और दस्तावेजों का खुलासा करती है जो एक पूर्व अनुपालन अधिकारी वनोन टाइवेक की ओर इशारा करते हैं, जिसने संदिग्ध साज दर्ज किया था, जिससे माइक को वनोन के माता पिता का पता लगाने के लिए प्रेरित किया गया। जे अपनी कहानी मोस्ले और कैथरीन को सुनाता है, जो मोनरो को लुभाने के लिए उसका उपयोग करने या अधिक सबूत इकट्ठा करने पर बहस करते हैं, जबकि जे को खत्म करने के लिए एक पिता और पुत्र की जोड़ी को काम पर रखा जाता है। मोनरो और पीटर 5 गंदे एजेंटों के बदले में बातचीत करते हैं, जिसमें मोनरो पहला नाम और सबूत भेजता है, लेकिन मोनरो को पकड़ने का मिशन विफल हो जाता है जब कैथरीन की टीम गलत कार का पीछा करती है और वह एक बम को ट्रिगर करती है, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है। पीटर को मोनरो के साथ जे को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसके पास अब पीटर के डबल एजेंट होने का सबूत है और उसने उसे घेर लिया है, जबकि रहस्यमय और घातक पिता जे के लिए खतरा बना हुआ है। कैथरीन की मृत्यु के बाद पीटर अपराध बोध से ग्रस्त है, लेकिन ज्यादातर उसे दलाल द्वारा उत्पन्न खतरे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है, जिसका प्रभाव व्हाइट हाउस तक फैला हुआ है। राष्ट्रपति होगन राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में अपने संदेह के बावजूद पीटर को मामले में रखने के लिए सहमत हैं, जबकि चेल्सी के साथ पीटर की बातचीत से प्रशासन के अंदरूनी कामकाज की अंतर्दृष्टि का पता चलता है, जिसमें प्रथम महिला के सूक्ष्म संचार संकेत भी शामिल हैं। पीटर अपने लाभार्थियों को अपडेट करने का प्रयास करता है, लेकिन रोज को नामित करने में असमर्थ है, जिससे उसके अलग थलग निजी जीवन पर प्रकाश डाला गया है, क्योंकि इस एपिसोड में प्रथम महिला जेनी द्वारा चेल्सी को थियो के प्रस्ताव को व्यवस्थित और फिल्माया गया है। इस बीच इसाबेल माइक की मौत की जांच करती है, एक रहस्यमय हत्यारे की सुरक्षा फुटेज प्राप्त करती है और बाद में पीटर की मदद से उसी हत्यारे से बच निकलती है जब वनोन को मृत पाया जाता है, जिससे वे अनिच्छा से सच्चाई का पता लगाने के लिए साझेदारी करते हैं। माइक के नोट्स की जांच सेनेटर जॉर्ज लेंसिंग और हीलिंग सुपर पीएस बड़ी ई के नायकों से जुड़ी एक राजनीतिक साजिश की ओर इशारा करती है, जबकि व्हाइट हाउस में एक चौंकाने वाली घटना होती है जिसमें चेल्सी एक घुसपैठिए को मार देती है जो निहत्था दिखाई देता है और पीटर को उसके नए साथी एडम से मिलवाया जाता है। एपिसोड 4 एक पिछली घटना के फ्लैशबैक से शुरू होता है जहां चेल्सी की सलाह जेनी की मदद करती है। चेल्सी को जेनी से प्यार हो जाता है और थियो की चेल्सी में दिलचस्पी बढ़ जाती है। पीटर अभी भी अपने नए साथी एडम पर संदेह करता है, नाइट एक्शन से संपर्क करता है और उसे पता चलता है कि राष्ट्रपति हेगन ने एडम को उसे सौंपा है। उसे संदेह है कि वह या तो एक जासूस है या एक बेबीसिटर है। चेल्सी को पता चलता है कि जेनी ने हमलावर का फोन छुपाया है, जिससे चेल्सी का मानसिक मूल्यांकन होता है और प्रथम महिला के कार्यों के बारे में उसका संदेह बढ़ता है। पीटर और इसाबेल माइक की संदिग्ध मौत का फायदा उठाकर सेनेटर लेंसिंग से मिलने की योजना बनाते हैं, जिसके चलते इसाबेल को लेंसिंग के रिट्रीट में बुलाया जाता है। उनकी मुलाकात के दौरान लेंसिंग एक डोनर के साथ काम करने की बात कबूल करता है, लेकिन पीटर के आने से उसकी बात बीच में ही रुक जाती है और जैसे ही लेंसिंग इसाबेल पर राइफल तानता है, उसे एक अदृश्य हत्यारे द्वारा गोली मार दी जाती है और पीटर और इसाबेल हमले से बच निकलते हैं और एडम आखिरकार पीटर को बचा लेता है। एपिसोड 5 एक घातक मुठभेड़ के बाद पीटर संभावित मस्तिष्क क्षति के बावजूद यह पता लगाने के लिए प्रेरित होता है कि जंगल में उनका पीछा किसने किया। एडम पर शक बना रहता है, जो साझेदारी पर जोर देता है, जबकि वे इसाबेल के साथ मिलकर डेविड हडसन को फंसाने के लिए काम करते हैं, जो एक प्रमुख अभियान योगदान करता है, संभवतः ब्रोकर के प्रॉक्सी के रूप में रोल से पॉटर को फंडिंग करता है। चेल्सी का नाम लीक होने के बाद ब्रायन के भाई से सीधा टकराव होता है, जिसके कारण उसे डेस्क ड्यूटी करनी पड़ती है, लेकिन वह जांच में मदद करने के लिए छल करती है, जबकि पीटर और एडम हडसन का पीछा एक कैसीनो और फिर एक घुड़दौड़ ट्रैक तक करते हैं ताकि उसका डेटा निकाला जा सके। एडम के साथ अराजक पीछा के बावजूद उसे सफलतापूर्वक क्लोन कर लिया जाता है। चेल्सी की पिछली रिपोर्ट और सुरक्षा फुटेज की जांच से जेनी के ब्रायन मार्ट के साथ लंबे समय से संबंध का पता चलता है, जिससे उसे हेगन के नाम को सार्वजनिक करने के पीछे की मंशा पर सवाल उठता है और उसे शक होता है कि जेनी जानकारी छिपा रही है, जिसके चलते वह हेगन के साथ डिनर के दौरान जेनी का फोन चुपके से वापस ले लेती है। डेविड हडसन की गिरफ्तारी की पुष्टि होती है। डिएगो मोरालेस, जिसने पॉटर के रूप में संबंध बताए हैं, लेकिन ब्रोकर से कोई पुष्ट संबंध नहीं है, जिससे पीटर संभावित गतिरोध से निराश हो जाता है, जबकि जेकब मोनरो को नए क्रिप्टो वॉलेट डिपॉजिट का पता चलता है जो एक हफ्ते के भीतर एक आसन योजना का संकेत देता है। चेल्सी पीटर को पहली महिला के बारे में अपने संदेह के बारे में बताती है, जिससे उसके मामले से संबंध का पता चलता है, और बाद में पीटर और इसाबेल ब्रायन मार्ट को भुगतान करने वाली एक शेल कंपनी कोरपॉइंट डायनामिक्स को किंगियर ट्रस्ट से जोड़ते हैं, यह मानते हुए कि वे ब्रोकर की पहचान करने के करीब हैं,
लेकिन पीटर को पता चलता है कि इसाबेल का गुप्त संपर्क खुद जेकब मुनरो है। एपिसोड 6 एक फ्लैशबैक के साथ शुरू होता है जिसमें हत्यारे के अतीत का खुलासा होता है, जो एक एकल पिता के रूप में था जो अपने बेटे को मिशन पर ले जाने लगा था, जिससे उसके चरित्र में एक नई परत स्थापित हुई। पीटर और एडम को पता चलता है कि जेकब मुनरो, जो एक दिलचस्प व्यक्ति है, वास्तव में इसाबेल का पिता है, एक रहस्य जो उसने 1990 के दशक में एफबीआई के एक एसेट के रूप में काम करते हुए छिपाया था। मोनरो ने खुलासा किया कि उसे कैंसर है और उसने इसाबेल को कबूल किया कि उसने उसे निशाना बनाने वाले हत्यारे को नहीं रखा था, लेकिन उसके खातों का प्रबंधन करने वाली बैंकर फ्रेया को हत्या के प्रयासों के पीछे का मास्टरमाइंड बताया गया है। इस बीच ब्रायन मार्ट की मौत के बाद संदिग्ध चेल्सी फर्स्ट लेडी के डेस्क से उसका फोन चुरा लेती है। उसे गलत खेल का संदेह होता है और जांच को बंद करने के दबाव के बावजूद सच्चाई का पता लगाने का प्रयास करती है। यह एपिसोड एक हिंसक झड़प में समाप्त होता है जहां हत्यारा मोनरो के घर पर हमला करता है, जे को गोली मारता है और इसाबेल को एक जलते हुए गेस्ट हाउस में फंसा देता है, जहां से पीटर उसे और जे को बचा लेता है। एपिसोड 7 में जेकब मुनरो के अतीत में झांकता है, जिसमें 1995 में मेक्सिको सिटी में सोफिया डे लियोन के साथ उसकी मुठभेड़ का खुलासा होता है, जब वह राउल जयपोर्ट के साबुन कारखाने के साथ साझेदारी के लिए एक कॉर्पोरेट वकील के रूप में काम कर रहा था। जेकब को एजेंट कोस्टा ने अपनी कंपनी के भ्रष्टाचार के लिए जेल की धमकी दी थी, जिसके बाद उसे सीआईए का एजेंट बनने के लिए मजबूर किया गया था। इसके बाद उसे जयपोर्ट के ऑफिस में एक बग लगाने के लिए अपने पहले मिशन पर जाना पड़ा, जहां उसकी मुलाकात सोफिया से हुई। वर्तमान में ब्रोकर के रूप में जेकब की पहचान उजागर हो जाती है, जिसके कारण सरकारी संपत्ति फ्रीज हो जाती है और पीटर और एडम उसका पीछा करते हैं, जबकि इसाबेल जे की हत्या के प्रयास के बाद के हालात से निपटती है। एक बंद कमरे से एक महत्वपूर्ण किताब प्राप्त करते समय जेकब पर एक हत्यारे द्वारा हमला किया जाता है और वह इसाबेल और पीटर को मदद के लिए बुलाता है और अपने जीवन के बदले में जयपोटा और एलएफएस के नियोजित आतंकवादी हमले पर अपनी सारी खुफिया जानकारी देने की पेशकश करता है। पीटर जेकब को बचाने के लिए सहमत हो जाता है, जेकब की रिहाई के लिए बिना किसी सौदे के सभी गुप्त सूचनाओं की मांग करता है, आसन हमले को रोकने की उसकी इच्छा से प्रेरित होकर, और जेकब अपनी बेटी पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वीकार कर लेता है। प्राप्त की गई पुस्तक जेकब द्वारा सोफिया को एक उपहार है जिसमें ग्रिम की परियों की कहानियों में विशिष्ट सुधार हैं, महत्वपूर्ण रहस्य रखती है, और एपिसोड का अंत पीटर को हत्यारे द्वारा बंधक बनाए जाने के साथ होता है जब जेकब एडम के साथ भाग जाता है। एपिसोड 8 में खुलासा होता है कि फर्स्ट लेडी जेनी हेगन ने ब्रायन मार्ट की हत्या की साजिश रची थी, जिसे जेकब मोनरो ब्लैकमेल कर रहा था ताकि वह उसके दस्तावेज लीक को उजागर न कर सके। जेकब मोनरो बताता है कि फ्रेया ने हत्यारे को काम पर रखा था और इसाबेल की जांच के कारण एलएफएस हमले के लिए फंड दिया था और उसे ग्रिम की फेयरी टेल्स किताब की जरूरत है ताकि वह उसे बेनकाब कर सके। पीटर से पूछताछ की जाती है और उसे ब्लू 88 दिया जाता है, लेकिन पीटर द्वारा हत्यारे को उसके बच्चे को नुकसान न पहुंचाने के लिए मना लेने के बाद उसका बेटा किताब लेकर भागने में उसकी मदद करता है। मार्ट के फोन पर जेनी के दस्तावेज लीक होने के सबूत उजागर करने के बाद चेल्सी को निलंबित कर दिया जाता है। जेनी का सामना होता है, जो उसकी चिंताओं को खारिज करने का प्रयास करती है। जेकब मोनरो को एडम द्वारा धोखा दिया जाता है और मार दिया जाता है, जो मोनरो के भागने के प्रस्ताव को स्वीकार करता है, लेकिन फिर उसे गोली मार देता है, संभवतः जेनी हेगिन के आदेश पर जब पीटर भाग जाता है और एडम से संपर्क करता है। एपिसोड 9 से पता चलता है कि राष्ट्रपति हेगिन के अभियान को जेकब मोनरो ने अवैध तरीकों से वित्तपोषित किया था, जिसमें एडम ने चुपके से मोनरो को मार डाला और परिस्थितियों के बारे में पीटर से झूठ बोला। कोर पॉइंट के बारे में जानकारी ढूंढने वाली चेल्सी न्यूयॉर्क शहर में इसाबेल के साथ मिलकर हेगेस, फ्रेया और जेकब मोनरो से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले को सुलझाती है। पीटर मोनरो की किताब लेकर आता है, जिसमें उसकी फाइलों का पासवर्ड होता है। चेल्सी और इसाबेल मिलकर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि राष्ट्रपति हेन और एडम नाइट एक्शन को नियंत्रित कर रहे हैं और उन्होंने ही मोनरो की हत्या की साजिश रची है। राष्ट्रपति हेगिन जेनी के सामने कबूल करता है कि उसने मोनरो को चुप कराने के लिए उसकी हत्या करवाई थी। इसके बाद जेनी ने कबूल किया कि वह मोनरो को रोजाना की जानकारी दे रही थी। इससे हेगेस की भूमिका और भी जटिल हो जाती है। पीटर, एडम और चेल्सी एलएफएस के एक आतंकवादी हमले को रोकते हैं और बमों को न्यूयॉर्क शहर के स्थलों तक पहुंचने से रोकते हैं। इस बीच इसाबेल और जे मोनरो के कोड को तोड़कर कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों तक पहुंच पाते हैं। एपिसोड के अंत में राष्ट्रपति हेन चेल्सी पर हमला करने का आदेश देते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि चेल्सी बहुत कुछ जानती है। पीटर हेन पर देशद्रोह और उसे छिपाने का आरोप लगाता है। इसके बाद नाटकीय अंत होता है। द नाइट एजेंट के सीजन फिनाले की शुरुआत पीटर और उसकी मां के बीच पर दिन बिताने से होती है। पीटर को एक बहुत अच्छी याद है जब मां ने उसे रिस्मिटाज आइसक्रीम पॉप दिया था। पीटर एक लंबे पीछा के बाद एक सुनसान जगह पर पहुंचता है और एडम के साथ मुठभेड़ करता है। वे भाग सकते हैं, लेकिन उससे पहले पीटर एडम को चेतावनी देता है कि हेगन उसे अपने गंदे काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वह यह भी कहता है कि हेगन जेकब मोनरो के साथ मिलकर काम कर रहे थे। एडम इस सारे गलत काम के पीछे का ताकतवर आदमी है। पीटर चाहता है कि एडम समझ जाए, लेकिन एडम अभी तक इसे समझ नहीं पा रहा है। इसाबेल और जे जेकब मोनरो और राष्ट्रपति के भ्रष्टाचार के बारे में कहानी पेश करते हैं, लेकिन वकील इसाबेल को यह बताने नहीं देते। वे कानून के कारण इसे प्रकाशित नहीं कर सकते। इसाबेल एक आखिरी पेशकश करती है। अगर वह ऑन एयर कहानी का समर्थन करने के लिए गवाह पा लेती है, तो क्या वे इसे आगे बढ़ा सकते हैं? वह कहानी पर काम करना जारी रख सकती है, लेकिन उसे फ्रेया की मदद की जरूरत है। इसाबेल समझ जाती है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो कहानी खत्म हो जाएगी और वो दोनों मर जाएंगे। इसाबेल फ्रेया के आलीशान घर जाती है ताकि उससे बात करने की कोशिश कर सके। फ्रेया उससे मिलने से पहले ही हत्यारे से संपर्क करती है और उसे इसाबेल को मारने के लिए कहती है। वो उसे छोड़ देता है, उसके पैसे वापस कर देता है और चला जाता है। फ्रेया अकेली होती है। इसाबेल फ्रेया को बताती है कि उसे उसके बारे में क्या पता है और उससे रिकॉर्ड पर आने, कहानी में आगे बढ़ने और सरकारी गवाह बनने की भीख मांगती है। फ्रेया उसे नहीं काटती, लेकिन फिर हत्यारा उसे मारने के लिए आ जाता है। फ्रेया और इसाबेल छिपने की कोशिश करती हैं,
लेकिन वे छिप नहीं पाती हैं। वे सबसे ऊपर वाली दूसरी लिफ्ट की तरफ दौड़ती हैं, लेकिन फ्रेया इसाबेल को रास्ते से हटा देती है और उसे मरने के लिए छोड़ देती है। अच्छी बात यह है कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन वे तुरंत पकड़े जाते हैं। पीटर और चेल्सी ठीक समय पर वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें अपने रास्ते पर जाना होता है। चेल्सी इसाबेल को बचा लेती है और जल्दी से एक हत्यारे से छुटकारा पा लेती है, लेकिन पीटर को और भी मुश्किलें होती हैं। इसाबेल और चेल्सी बिना किसी परेशानी के रजिस्टर पर जाते हैं और स्ट्रीम शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पीटर और फ्रेया को एक लंबा सफर तय करना है। फ्रेया पहले तो बात नहीं करना चाहती, लेकिन यह साफ है कि वह या तो मर जाएगी या फिर बात करेगी। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के एक नए हिस्से में पीटर हत्यारे से भिड़ंत में बाल बाल बच जाता है। एडम आता है और पीटर के पैर में गोली मार देता है। पीटर एडम को यह यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि हेगन परिवार हर बात पर झूठ बोल रहा है। फ्रेया एडम को बताती है कि वह जो कह रहा है वह सच है। एडम आखिरकार उन पर यकीन कर लेता है। वह अपनी बंदूक नीचे रख देता है और उन्हें जाने देता है। इसाबेल फ्रेया से बात करती है, जो उसे बताती है कि हेगन परिवार राष्ट्रपति के चुनाव प्रचार के लिए अपने चैरिटी फंड का इस्तेमाल कर रहा है। राष्ट्रपति हैन और जेनी जानते हैं कि उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया है। 5 हफ्ते बाद इसाबेल बार्सिलोना और चेल्सी चली जाती है और थियो अपनी शादी की तैयारी करते हैं। पद छोड़ने और एक नए मीडिया समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले राष्ट्रपति हैन खुद को और अपनी पत्नी को माफ कर देते हैं। वह जेल नहीं जाते, लेकिन राष्ट्रपति पद खो देते हैं। फ्रेया द्वारा काम पर रखा गया हत्यारा उसे एक बीच बार में जहर दे देता है और फिर अपने बेटे के साथ कैच खेलने चला जाता है। पीटर मुस्ले से कहता है कि उसे ब्रेक की जरूरत है और जब वह वापस आएगा तो उसके लिए एक पार्टनर का प्रस्ताव रखता है, जिसमें पीटर की दिलचस्पी होती है। द नाइट एजेंट के सीजन 3 के अंत में पीटर सीजन 4 के लिए कोई योजना नहीं बना पाता है, जो पिछले सीजन के अंत से अलग है।